हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम ईवीएस 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी समरी को कवर करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए तो ये 3 पार्ट में वीडियोस आएंगी ईवीएस के अंदर, जिसमें आपका कंप्लीट एनसीईआरटी 3rd to 5th कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये 15 मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। और यहाँ पे भी हम इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कवर करेंगे और उसके बाद थर्ड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं सभी को यहाँ पे ऐड ऑन मैंने कर दिया है, ठीक है। और लास्ट बात और कि नोट्स के लिए आप इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ मैं आफ्टर थर्ड पार्ट शेयर कर दूंगी, तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को अपने फर्स्ट कंसेप्ट से। पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे बीज के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग स्लाइड्स पे प्रेजेंट कर दिया है, जिससे कि आप अलग अलग टॉपिक को एक ही बार में इनको पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली जस्ट इनको समझना है पढ़ करके, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। वो भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। तो चलिए फिर बात करते हैं सीड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बीजों से क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में बीजों को सूखी लौकी में रखकर मिट्टी से लेप किया जाता था। तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखना कि यहाँ पे जो नीम के पत्ते हैं वो नीम के पत्ते कीड़ों से उनकी रक्षा करते थे, ठीक है। तो पुराने जमाने में बीजों को कैसे रखा जाता था, ड्राई गॉड यानी कि जो सूखी लौकी है उसमें रख करके मिट्टी से उसको लेप किया जाता था, और जो नीम के पत्ते होते थे वो उनको कीड़ों से उनकी रक्षा करते थे। The plants themselves throw away their seeds and they reach from one place to another by sticking them in clothes and through water। यहाँ पे बीजों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बताया गया है कि पौधे क्या करते हैं, खुद से ही अपने बीजों को फेंक देते हैं। और बीज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, थ्रू वाटर, या फिर वो किसी के कपड़ों में चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो दो यहाँ पे मीडियम है, पहला या तो वाटर के थ्रू या तो स्टिकिंग के थ्रू, यानी कि वो कपड़ों पे चिपक जाते हैं। सोयाबीन की फलियां जो है पककर फट जाती है और उसमें बीज निकलते हैं। और काली मिर्च, सौंफ और जो गेहूं है ये क्या है, ये आपके बीज की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो कि बीज में आती है। तो यहाँ से आपको सारी चीजें याद रखनी है कि कौन से वेजिटेबल में जो है बीज पाए जाते हैं और कौन से बीज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें काली मिर्च के बारे में, या सौंफ, या जो व्हीट है, गेहूं है, ये क्या है, हमारे बीज होते हैं। और कुछ हमारे सब्जियां हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, या कुछ फल है जैसे कि नाशपाती हो गया, इसके अंदर बीज है। भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू, इन सब में बीज पाए जाते हैं। मिट्टी के गोबर से बीज में कीड़ा नहीं लगता। याद रखना कि जो मिट्टी का गोबर होता है उसमें इसमें बीजों में जो है कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे झूम खेती के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट मानूंगी और यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। तो झूम खेती के बारे में याद रखना कि झूम खेती जो है वो खेती का बहुत ही अलग तरीका है, जहाँ पे क्या किया जाता है कि फसल को काटने के बाद उस जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है और उस जमीन पे कुछ भी उगाया नहीं जाता। यानी कि अगर एक लैंड है, वहां पे खेती हो गई, खेती के बाद जो लैंड होती है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, कुछ भी उसमें एक वर्ष तक कोई भी वहां पे हम फसल नहीं उगाते हैं, ठीक है। कुछ वर्षों तक उसको छोड़ दिया जाता है। The bamboo or forest that grows in this place does not uproot it, just drop and burn। यहाँ पे क्या है कि इस स्थान पर जो बांस या जंगल उग जाते हैं, जो खरपतवार उगते हैं, उसको उखाड़ते नहीं है। यहाँ पे बेसिकली एक मेथड अपनाया जाता है, ड्रॉप एंड बर्न, यानी कि गिरा के जला देते हैं। यानी कि उसको जमीन से उखाड़ा नहीं जाता है। जो भी जंगल यहाँ उग जाता है, जो भी झाड़ियाँ उग जाती है, उनको गिरा के जलाया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है, याद रखना।
और जो वहाँ पे जलाते हैं, जब हम जो खरपतवार है उसको जब जला देते हैं तो जो उसकी ऐश है यानी कि जो उसकी राख होती है वो किसका काम करती है, एज अ फर्टिलाइजर, एज अ जो खाद है उसकी तरह यहाँ पे यूज की जाती है। फिर क्या किया जाता है, खेती करने के बाद मिट्टी जो होती है, जो भूमि होती है, उसको जोता नहीं जाता है, ठीक है, उसको प्लॉट नहीं किया जाता है, उसको क्या किया जाता है कि मिट्टी को हल्के से हिला करके ही बीज को छिड़क दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तरीका क्या है कि जमीन को कंप्लीटली अंदर से जोता नहीं जाता है, केवल मिट्टी को थोड़ा बहुत क्या किया जाता है, हल्का सा उसको हिला करके और उसके अंदर बीजों को छिड़का जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी सीड्स हैं जिनको उगाई जाती हैं या वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे चिलीज है, राइस है, या फिर मक्का हो गया, ऐसे सब्जियां हैं जिनको यहाँ पे ऐसे जो सब्जियां हैं उनको उगाया जाता है। फिर यहाँ पे है कि कटाई के समय भी जो भी अवांछित घास है यानी कि जो अनवांटेड ग्रासेस है या प्लांट्स हैं उनको उखाड़ा नहीं जाता, उनको अपरूटेड नहीं किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो सबसे बड़ा तरीका है कि यहाँ पे पौधों को अपरूट ना करके उसको गिरा करके उसको देन जलाया जाता है, और जो जली हुई जो राख होती है उसको एज अ फर्टिलाइजर मिट्टी में यूज किया जाता है, ताकि मिट्टी वहां पे क्या हो, उपजाऊ हो। तो ये है आपका झूम फार्मिंग का तरीका। अब हम और बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें जो याद रखेंगे। मुख्य फसल अगर आपसे पूछा जाए कि झूम खेती की मुख्य फसल क्या है, तो यहाँ पे चावल होती है। और गांव में यहाँ के जो लोग हैं, जो गांव में सबसे बड़ा त्योहार फसल की कटाई पे मनाया जाता है, और उसको चेराव भी कहते हैं, मतलब कि एक चेराव डांस होता है जो यहाँ के लोग जो है जो यहाँ के लोग परफॉर्म करते, और हस्तांतरित खेती कहा जाता है इसको, झूम खेती कहा जाता है, और इसको आदिवासी कृषि भी कहा जाता है। तो काफी सारे नाम है झूम फार्मिंग का, ठीक है। पहला तो इसको झूम फार्मिंग कहते हैं। दूसरा, ये कहाँ किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में किया जाता है, बेसिकली मिजोरम में किया जाता है। तो मिजोरम जो एरिया है वहां पे झूम खेती की जाती है, वहां एक तरीके का डांस किया जाता है जिसको चेराव नाच कहा जाता है, जो कि फसल के कटने पे होती है। मुख्य फसल चावल होती है, और इसको ट्राइबल एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, यानी कि आदिवासी लोग इसको करते हैं, समुदाय करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेन इसकी जो फसल है, क्रॉप है, वो राइस है, और मिजोरम में की जाती है। एक तरह का नाच यहाँ पे किया जाता है फसल की कटाई पे, जिसको चेराव कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन मिजोरम 3/4 ऑफ पीपल लिव इन फॉरेस्ट, यानी कि 3/4 लोग मिजोरम में जंगलों में रहते हैं। यहाँ खेती की एक लॉटरी निकाली जाती है कई बार, मतलब लॉटरी फार्मिंग कहाँ की जाती है, मिजोरम में ही की जाती है। और जमीन को बंटवारा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से खेती करने का वहां पे मौका दिया जाता है। तो एक लॉटरी जैसा यहाँ निकाला जाता है कि भाई बारी बारी से सभी को मौका मिलेगा खेती करने का। मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है उसको मिजो लैंग्वेज कहा जाता है, और यहाँ पे बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, बैम्बू यूटेंसिल्स का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन जाएगा कि बैम्बू यूटेंसिल्स का यूज कहाँ किया जा रहा है, मिजो कहाँ की भाषा है, या चेराव डांस कहाँ का है, ठीक है। उसके बाद है द ग्राउंड वेयर अ टिन सीड इज सॉन इज कॉल्ड अ टिन ग्राउंड। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में 2-3 बार आया हुआ है कि भाई टिन ग्राउंड किसे कहा जाता है, एक टिन बीज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि जिस जमीन में टिन का बीज बोया जाता है उसे टिन ग्राउंड कहा जाता है। और यहाँ पे फिर एक भाषा है कुडुक। तो कुडुक कहाँ की भाषा है, ये भी आपके सीटेट में आया हुआ है। तो झारखंड की भाषा है कुडुक। और कुडुक भाषा में जो जंगल होता है उसको तोरांग कहा जाता है, ठीक है। तो कुडुक जो है झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है, और कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है, ठीक है। तो कुडुक कहाँ की भाषा है, पहला क्वेश्चन बनेगा, तो झारखंड की है। और कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है, वहां पे तोरांग कहा जाता है। और कुडुक जो है वो एक आदिवासी जनजाति भी है जो कि झारखंड में पाई जाती है। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यही से बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमारा झूम फार्मिंग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती की जाती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसे कि झूम खेती अभी हमने डिस्कस किया, तो वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही की जाती है, खासकर मिजोरम में। आगे बढ़ते नेक्स्ट आता है बेलवानी का गांव कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है बेलवानी का गांव। जुलाई के महीने में प्याज की खेती शुरू होती है, और खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना।
फिर है, अगर समय पर प्याज की कटाई नहीं की गई तो जमीन के अंदर ही वो सड़ जाता है। और खरपतवार कुछ पौधे बिना बोए ही खेतों में अपने आप उगाते हैं, इन्हें खरपतवार कहा जाता है। तो खरपतवार किसे कहते हैं? जो बिना बोए ही अपने आप ही जब खेतों में उग जाते हैं उनको खरपतवार कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा आपका बन जाएगा कि खरपतवार क्या होता है। तो याद रखना कि ये जो है बेसिकली अनावश्यक पौधे होते हैं जिनको हम बिना उगाए ही जो उग जाते हैं खेतों में, उसको खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पे कौन सा गांव है, जैसे कि एक होलगुंडी गांव आया है। तो होलगुंडी गांव कहाँ पर है? कर्नाटका में। बेलवानी का गांव जो है वो भी कर्नाटका में है। और जो कर्नाटक की लैंग्वेज है वो कन्नड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक का जिक्र किया गया है। यहाँ से सेकंड पॉइंट से 7 पॉइंट तक कर्नाटक का जिक्र किया गया है। जुलाई के महीने में प्याज की खेती हो रही है और खरपतवार यहाँ उगाते हैं। होलगुंडी गांव कर्नाटक, बेलवानिका गांव भी कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मेन जो सबसे बड़ा मेजर होता है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो सबसे ज्यादा जो मात्रा में गैस पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड आपका बेसिकली 6% ही यहाँ पे है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और यहाँ पे आपका मिथेन जो है, मिथेन गैस भी पाई जाती है 16%। तो ये हमारी कुछ जो है ग्रीन हाउस गैसेज है। तो इनका आपको सारा जो है याद रखना है कि कौन कौन सी गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज में जो आती हैं। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको बैन किया गया है इंडिया में। और ये जो गैसेस होती हैं ये क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबल है और इन्हीं की वजह से जो तापमान है, वैश्विक तापमान है, वो बढ़ता है। तो ये गैसेस कौन कौन सी हो गई, आपको क्या क्या याद रखना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर मिथेन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे सी कोस्ट के बारे में, यानी कि जो समुद्र वहाँ पे समुद्र के आसपास जो कोस्ट रीजन है वहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे समुद्री तल से सटे हुए हैं, वो हमें याद रखना है। तो सी कोस्ट में याद रखना कि एक तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है और एक ईस्टर्न है, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, ये आपकी पूर्वी घाट हो गया और ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, तो पूर्वी घाट अगर हम बात करें यहाँ पे पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट में कौन कौन सी स्टेट्स आते हैं जो कि अरब सागर से सटे हुए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अरेबियन सी हो गया। अरेबियन सी के आसपास के जो भी हमारे राज्य हैं वो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे अरेबियन सी से सटा हुआ है। उसके बाद आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, उसके अलावा कर्नाटका हो गया या फिर गोवा हो गया। तो ये हमारे जो स्टेट्स हैं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो आपके स्टेट्स दिख रहे हैं ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, यानी कि पश्चिमी घाट के यहाँ पे रीजन में आते हैं। और ये हमारे कौन से सागर से सटे हुए हैं? अरब सागर से सटे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन कौन से स्टेट हो गए ये याद रखना है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की तरफ जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे आ गया ये। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, ये रहा। फिर ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु है जो कि आपका पूर्वी घाट में आता है। और उसके बाद अलावा उड़ीसा हो गया। ठीक है, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है हमारे पूर्वी घाट से सटे हुए राज्य हैं, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी के आसपास ये राज्य पाए जाते हैं, सटे हुए पाए जाते हैं। तो ये सी कोस्ट है जिसके बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे कार्ट के बारे में, है ना, या फिर ट्रॉली क्या होती है, कहाँ पे बनती है। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज किया गया, एनसीईआरटी बुक में आपका इसका जिक्र किया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से ऊंट गाड़ी का यूज किया जाता है, कहाँ पे? राजस्थान में सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी, कैमल कार्ट हो गया। तो आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि कैमल राजस्थान में ही ज्यादा यूज होता है और हमने भी देखा है कि भाई ऊंट का यूज ज्यादा किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। तो ऊंट गाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद एक जुगाड़ आता है। तो जुगाड़ जो है ये मोटर बाइक की जैसा दिखता है, जिसके पीछे से लकड़ी के गड्ढों से बना होता है, यानी कि यहाँ पे
इंग्लिश में अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे वुडन पिट्स है, मतलब कि पीछे से वुडन है और आगे से जो है मोटर बाइक की तरह इसको जुगाड़ करके बनाया गया है। फिर आता है आपका बैलगाड़ी। इसका इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है? प्लेन क्षेत्रों में, यानी कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बैलगाड़ी का यूज किया जाता है। फिर आता है ट्रॉली। तो ट्रॉली जो है लकड़ी का बना हुआ क्या है? एक झूला होता है जो कि लोहे की रस्सी पर लटका होता है और इसको चरखी के सहारे चलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे बैठ सकते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो इसको बेसिक आपको बस याद रखना है इसमें कि कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है, क्या इसकी विशेषता है। ठीक है, एज इट इज आपको ऐसे ही इसको समझना है। आगे बढ़ते अब हम बात करेंगे ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ब्रेल लिपि जो है वो क्या है? 6 बिंदुओं पर आधारित एक स्क्रिप्ट है जो कि किसके लिए यहाँ पे इसको डेवलप किया गया था? लुई ब्रेल के द्वारा विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए, या जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसको स्टार्ट किया। लुई ब्रेल ने खुद किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बिंदुओं पे आधारित ये एक स्क्रिप्ट होती है जो कि उभरी हुई होती है। अगर आप पिक्चर देखें तो ये जो बिंदु है, हर एक बिंदु जो है 6 बिंदुओं पे होगा और इसी के सहारे ABCD इस तरह से पूरे अल्फाबेट्स बताए जाते हैं। तो ये कितने बिंदुओं पे आधारित है? 6 बिंदुओं पे आधारित है। ठीक है, और नुकीली चीज से इसको उभारा जाता है। ये उभरे हुए जो बिंदु हैं इसी पर उंगलियों की सहायता से स्पर्श करके कोई भी हम लेटर है उसको पढ़ते हैं। इसी को ब्रेल लिपि कहते हैं। कितने बिंदुओं पे आधारित है? 6 बिंदुओं पे। और अब इस टाइम पे कंप्यूटर की मदद से भी इसको लिखा जाता है। किसने दिया इसको? लुई ब्रेल ने, जो कि खुद अंधे हो गए थे बचपन में। उनको किसी औजार से उनकी आंखों में जो है एक एक्सीडेंट हो गया था। औजार से उनकी आंखें जो है आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार खुद किया था। तो ये 6 बिंदुओं पे आधारित स्क्रिप्ट होती है। इसको आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम कैसा होता है भाई? पहली बात, पेट्रोलियम जो है वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से बनता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। इसको बनने में बहुत सारे साल, मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में। तो लाखों वर्ष का समय लगता है पेट्रोलियम बनने में। पेट्रोलियम दिखने में कैसा होता है? ये क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पेट्रोलियम जो है गहरे रंग का डार्क कलर लिक्विड होता है जिसमें गंध होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल जो है वो गहरे रंग का काला तेल होता है। बेसिकली ये ब्लैक होता है, डार्क कलर का होता है और ये बहुत ही, इसकी जो महक है, जो गंध है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बदबूदार इसको कहा गया है। ठीक है, तो ये है आपका पेट्रोलियम। दिखने में कैसा है? डार्क कलर है, यानी ब्लैक कलर का बेसिकली होता है, तरल होता है और जिसकी गंध बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। It is refined after being refined. It contains kerosene, diesel, petrol, oil and used in aircraft, LPG, मोम, बिटुमेन। यहाँ पे देखो ये यूज कहाँ इसको किया जाता है? इसको याद रखना, मिट्टी के तेल में, केरोसिन में यूज किया जाता है पेट्रोलियम। इसको जब परिष्कृत किया जाता है, इसको एक बार रिफाइन किया जाता है, उसके बाद इसको मिट्टी के तेल में, डीजल में, पेट्रोल, विमान में इस्तेमाल होने वाला तेल, LPG में, या फिर मोम बनाने में, जो जो कैंडल्स हैं या जो खिलौने हैं वो सब बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके यूजेस याद रखने, ये दिखने में कैसा होता है ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा अनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या है और खाने से रिलेटेड हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ने वाले। एनीमिया किस कारण होता है? हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की डेफिशिएंसी हो जाना, खून की कमी बेसिकली हो जाना, तो उसको रक्त अल्पता कहते हैं, हिंदी में अनीमिया कहा जाता है। तो ये याद रखना। और यहाँ पे ये हमें शारीरिक मानसिक रूप से प्रभावित करता है। और इसके अलावा याद रखना कि बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनीमिया की क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अगर एनीमिया किसी को हो जाए तो एनर्जी लेवल लो हो जाता है, बिकॉज बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे है कि आयरन के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आता है सीटेट में। आयरन, अच्छे आयरन के स्रोत जो है क्या है? आंवला है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा भूख का पता लगाया जाता है। तो हंगर किसके द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है? ब्रेन के हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, फिर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ 900 ग्लैंड्स ऑन द टंग।
मतलब कि जीभ पर 4 प्रकार की 900 ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये याद रखना। फिर है कि जब हम चबाते हैं तो जो हमारा चबाने के कारण जो हमारा टाइलिन है वो निकलता है, और स्टार्च माल्टोज को चीनी में बदल देता है, जिससे कि खाना हमें कैसा लगता है, मीठा लगता है। जब भी हम खाते हैं तो एक जो वहां पे टाइलिन नामक का जो एक वो है, जो एंजाइम होता है, वो क्या करता है कि हमारे लार में पाया जाता है, और वही जो है स्टार्च को शर्करा में बदलता है, यानी कि उसी से स्टार्च जो है वो माल्टोज को चीनी में बदलता है, जिससे खाना हमें खाते समय मीठा लगता है। जब भी हम चबाते हैं, अब जितना ज्यादा उसको चबाएंगे उतना ज्यादा आपको वो जो खाना है वो मीठा लगेगा। तो ये बस आपको इतना याद रखना है कि जो टाइलिन है वो क्या है, लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे गाइस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आई एम सो सॉरी। हिंदी में इसको याद रखना टाइलिन कहा जाता है, और ये है लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम, ओके, जो कि फूड को मीठा बनाता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, पकाने के 4 तरीके क्या क्या हैं, तो भूनना, उबालना, तलना और बेक करना। ठीक है, तो 4 मेथड क्या क्या है, रोस्ट करना, बॉईल करना, फ्राई कर सकते हैं, या हम किसी भी फूड को बेक कर सकते हैं। तो 4 तरीके हैं पकाने के। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे पेट में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो कितना टेम्परेचर होता है हमारे स्टमक में, 30 डिग्री होता है। और पेट में पाया जाने वाला रस कैसा होता है, अम्लीय होता है। हमारे पेट में जो एसिड पाया जाता है वो एसिडिक होता है, जो कि क्या हेल्प करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। तो हमारा जो भी फूड है, जो हम जिसको कंज्यूम करते हैं, वो हमारे पेट में जाता है। तो जो ये एसिडिक जो हमारे पास जो एक जूस है वो पाया जाता है, ठीक है, जो रस है वो अम्लीय पाया जाता है, और इसके कारण हमारा जो खाना है वो पच जाता है। और कितना टेम्परेचर है, 30 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, अचार को रखने के लिए कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखा लेना चाहिए, ताकि नमी उसमें ना रहे। तो अचार को आप, ये तो बेसिक है कि अचार को जब भी हम बनाते हैं तो वो हमें सूखे हुए बर्तन में होना चाहिए, और कांच का होना चाहिए, कांच का जार होना चाहिए, अन्यथा क्या होता है, अचार खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि दस्त या उल्टी होने पर हमारे शरीर से काफी मात्रा में जो पानी है वो निकल जाता है, और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पे दिया हुआ था फूड से रिलेटेड, कि अगर किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, पानी में चीनी और नमक को मिला करके घोल बना के पीते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे डेड सी के बारे में। डेड सी एक ऐसा सी है जो कि बहुत ज्यादा नमकीन होता है, और ये इतना नमकीन होता है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। तो डेड सी के बारे में आता है कि डेड सी, इसको डेड सी बोलते क्यों है। ठीक है, तो डेड सी इसलिए इसको बोलते क्योंकि जब आप अगर इसमें कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो डूबता नहीं है, बल्कि वो उसमें आराम से लेट सकता है, तैर सकता है। जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, ये व्यक्ति आराम से इस पे लेटा हुआ है, इसकी बॉडी ऊपर दिख रही है आपको। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस सागर में बहुत ज्यादा नमकीन तत्व नमक पाया जाता है। इतना नमकीन है, दुनिया का सबसे नमकीन है ये। तो इसके अंदर कम से कम आप देखो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है, इस वजह से यहाँ पे जो व्यक्ति है वो डूबता नहीं है। ठीक है, फिर है पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ पे इतना नमकीन है कि ऑक्सीजन की कमी है, और यहाँ पे मछलियां भी मर जाती हैं। पानी को साफ करने के लिए पानी को हमें उबालना चाहिए, तो ये तो बेसिक बात है। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना था कि डेड सी जो है वो क्या है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, समुद्र है, और इसका जो पानी है वो इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में आपको कितना ग्राम नमक मिल जाएगा, 300 ग्राम नमक मिल जाएगा, वो जो कि बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लोग जो है वो डूबते नहीं है। नेक्स्ट पे बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट में आपका 2 फूड आइटम है जो कि स्पेशलिटी है अलग अलग जगह की। सबसे पहले बात करते हैं लिंगहू फेन के बारे में, जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है और हांगकांग का प्रसिद्ध डिश है। तो इन दोनों में से लिंगहू फेन क्या है, ये वाला लिंगहू फेन है। ठीक है, और ये दिखने में ही आपको इंडियन डिश लग रहा होगा। तो ये टैपियोका जो है, ये आपका साउथ इंडियन डिश है, जो कि केरल में पाया जाता है। केरल में टैपियोका जो है एक सब्जी है,
एक ग्राउंड में पाया जाता है सब्जी, उसको उगाया जाता है और उससे ही हम इस प्रकार का डिश बनाते हैं। इसको केरल के लोग उबाल करके खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो आपकी डिशेज हैं। पहला है लिंगू फेन जो कि हांगकांग में है, और केरल में क्या पाया जाता है, टैपियोका। और टैपियोका कहाँ पे ग्रोन होता है, जमीन के नीचे। दिखने में जो टैपियोका होता है वो थोड़ा थोड़ा उसकी तरह होता है, जैसे हम स्वीट पोटैटो जिसको कहते हैं, आपने स्वीट पोटैटो खाया होगा, तो स्वीट पोटैटो आपने देखा होगा ऐसे ब्राउन कलर से होता है, एक कलर एक, तो वैसा ही दिखने में सेम टैपियोका भी होता है, जिसको उबाल करके इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो केरल में है टैपियोका, एंड लिंगू फेन कहाँ पाया जाता है, हांगकांग में पाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है हमारा ऊंधियू डिश। अब ये ऊंधियू क्या है, ऊंधियू आपका गुजरात का फेमस डिश है। तो ऊंधियू पाया जाता है गुजरात में। यहाँ पे क्या किया जाता है कि सब्जियां जो भी हैं, जो भी ताजी सब्जियां होती हैं, जो भी मसाले होते हैं, उसको सबसे पहले तो एक बर्तन में ये लोग डाल देते हैं। बर्तन में सब्जियों को डाल करके उसको बंद कर दिया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, कोयले के अंगारों पे उल्टा इसको रख करके पकाया जाता है। तो इसको हम ऊंधियू बोलते हैं, और पकी हुई सब्जी को जो है ऊंधियू नाम दिया गया। इन ऊंधियू का मतलब ही होता है उल्टा होना, ठीक है। तो उल्टे के आधार पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बर्तन में सब्जियों को डाला जाता है, डाल करके इसको उल्टा पका करके आग पे उगाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे याद रखना, पकी हुई बाजरे की रोटियां मिट्टी के चूल्हे में खाई जाती है, और मक्खन, दही और छाछ भी यहाँ पे खाते हैं। यानी कि ये जो डिश है ऊंधियू, यानी कि जिसका मतलब होता है उल्टा, सब्जियों को इसमें डाल करके इसको उल्टा रख करके उगाया जाता, सॉरी, इसको बनाया जाता है। एंड यहाँ पर हम किसके साथ इसको सर्व करते हैं, मक्खन के साथ, दही के साथ या छाछ के साथ, ठीक है। फिर आता है गुजरात के बारे में, कि गुजरात में अन्य डिश भी बहुत फेमस है, जैसे कि ढोकला, चटनी, लेमन राइस और मिठाई। फिर 3 क्षेत्र याद रखना गुजरात में। वनगाम कहाँ पे है, गुजरात में। वलसाड गुजरात में। एंड गांधीधाम स्टेशन भी कहाँ है, गुजरात में। तो 3 प्लेसेस हैं, कोई भी प्लेसेस से क्वेश्चन बन जाएगा। गांधीधाम कहाँ पर है, वलसाड कहाँ पर है, और वनगाम कहाँ पर है, ठीक है। तो ये है आपका ऊंधियों के बारे में। उल्टा पकाया जाता है, और जो भी सब्जियां हैं वो इसमें डाल दी जाती हैं मिक्स, एंड इसके बाद इसको मक्खन से या बाजरे की रोटी के साथ, दही, छाछ के साथ इसको सर्व किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेगर मेंडल के बारे में। ग्रेगर मेंडल के बारे में ये याद रखना कि 1822 में इनका एक जो जन्म हुआ, गरीब परिवार में हुआ। इन्होंने मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने ही जो है अनुवांशिकता का जो एक प्रयोग है वो इसको लेकर के आए थे, ठीक है। तो इन्होंने मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया, एंड उसके आधार पर इन्होंने अनुवांशिकता के नियमों की खोज की, ठीक है। तो अनुवांशिकता का जनक जो है वो ग्रेगर मेंडल को ही माना जाता है, और इन्होंने अनुवांशिकता के जो भी मटर के पौधे किए, उसके आधार पे इन्होंने अनुवांशिकता के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने अनुवांशिकता के नियम दिए थे बेसिकली, और उसके लिए इन्होंने मटर के पौधों पर 28,000 मटर के पौधों पर बहुत वर्ष तक इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो 2007 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, और इसमें यह कहा गया कि जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो कानून है वो उनको अधिकार देगा कि वो इस जगह को जो चाहे वो उगा सकते हैं, और उन्हें हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्ट में यही कहा गया कि दोज हु हैव बीन लिविंग इन दिस प्लेस फॉर 25 ईयर्स, तो यहाँ पे उनको एक राइट मिलता है कि दे कैन ग्रो वट एवर दे वॉन्ट एट दिस प्लेस एंड दे विल नॉट बी रिमूव। उन लोगों को यहाँ से हटाया ना जाए, वो जो चाहे इस पे उगा सकते हैं, जो लोग 25 वर्ष से अधिक तक इस जंगल में रह रहे हैं। तो ये आया 2007 में एक्ट, जिसको कहा गया जंगल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। उसके अलावा आगे बात करते हैं कि वनों की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, ग्राम सभा द्वारा की जाती है। वनों की सुरक्षा जो वहाँ की ग्राम सभा है वो करती है। और यहाँ पे आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि खदानों को खोद करके, बांध बना करके जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। अब जो जंगल है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, या जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। डैम्स बनाए जा रहे हैं, डिगिंग की जा रही है, माइन, खदानें बनाई जा रही हैं, जिससे कि जंगल अभी नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बछेंद्री पाल के बारे में,
ठीक है। सबसे पहले बछेंद्री पाल के बारे में हम ये जानेंगे कि ये जो है भारत की पहली और दुनिया की 5वीं ऐसी महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने क्लाइम किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका फर्स्ट वाला ही बन जाता है। बछेंद्री पाल जो है फर्स्ट वुमेन है इंडिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, और ये वर्ल्ड की 5वीं ऐसी महिला है जिन्होंने इसकी चढ़ाई की थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और भी 2-4 पॉइंट और याद रखना है कि यहाँ पे पहली बार इन्होंने जो है चढ़ाई कब की थी, जब ये 12 साल की थी। तो 12 साल की उम्र में इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसके अलावा शी ग्रू अप इन नौकरी विलेज इन गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। ये जो है बेसिकली गढ़वाल से है, नकुरी गांव में। ठीक है, तो नकुरी गढ़वाल एरिया में इनका जो विलेज है यहाँ से बिलोंग करती हैं। बेसिकली उत्तराखंड से ये बिलोंग करती हैं। शी टुक हिज ट्रेनिंग फ्रॉम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग, यानी कि यहाँ पे इनकी जो ट्रेनिंग है वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से इन्होंने प्रशिक्षण लिया। और इनके जो ब्रिगेडियर थे वो थे ज्ञान सिंह। ठीक है, तो ज्ञान सिंह याद रखना है। इसके अलावा 1984 में शी बिकेम अ मेंबर ऑफ द टीम टू गो टू माउंट एवरेस्ट। 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली टीम की सदस्य बनी। और इन्होंने 23 मई को, ठीक है डेट याद रखना, 23 मई 1:07 में इन्होंने शी टुक फर्स्ट स्टेप ऑन द 8,848 मीटर हाई पीक माउंट एवरेस्ट विद अनदर मेंबर, यानी कि 8,848 मीटर की ऊंची चोटी पर इन्होंने अपना पहला कदम कब रखा था, 23 मई को रखा था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागर माथा, यानी कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कितने मीटर का हाई पीक था, 8,848। 23 मई को इन्होंने इसको कंप्लीट किया, फर्स्ट स्टेप अपना इन्होंने रखा। इसके अलावा 12 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी 4,000 मीटर हाई पीक की। और ये भारत की पहली महिला है और दुनिया की 5वीं महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 2 और महिलाओं के बारे में। पहला है कर्णम मल्लेश्वरी एंड दूसरी है सुनीता विलियम्स। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है ये। और ये जो है 130 किलो तक वजन उठा लेती है। और इन्होंने 29 पदक टोटल जीते हैं भारत के बाहर। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। सुनीता विलियम्स के बारे में याद रखना कि ये जो सुनीता विलियम्स है वो 360 किलोमीटर अवे अंतरिक्ष में गई थी। इन्होंने अंतरिक्ष में 6 महीने से ज्यादा समय बिताया और सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली भारत की पहली महिला है ये। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अब सुनीता विलियम्स का जो एक्सपीरियंस था स्पेसशिप में वो याद रखना कि यहाँ पे याद रखना कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते थे वो तैर के जाते थे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे स्पेस में ग्रेविटी नहीं पाई जाती है। तो ग्रेविटी के ना होने से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैर के जा रहे थे। तैरने का मतलब है कि वो एक स्थान पे बैठ नहीं सकते थे, फ्लोट होकर के जा रहे थे। ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस यही था कि यहाँ पे है कि बुलबुले उठने पर भी पानी नहीं रुकता। चेहरा या हाथ धोने के लिए बुलबुला पकड़ना पड़ता था, कागज को गीला करना पड़ता था, कंघी करने की कोई जरूरत नहीं होती थी क्योंकि जो बाल होते थे वो हमेशा खड़े रहते थे और वो चल नहीं सकते थे, इसीलिए वो फ्लोट होके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। ठीक है, क्यों जाते थे, क्योंकि आप देखोगे अंतरिक्ष पे यहाँ पे ग्रेविटी नहीं पाई जाती है, जिस वजह से इनके जो पैर हैं वो जमीन पे नहीं होते थे। ठीक है, और एक जगह रहने के लिए इनको खुद को क्या करना पड़ता था, बांधना पड़ता था। तो ये एक्सपीरियंस है सुनीता विलियम्स का स्पेसशिप में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जो कि मून पे इन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा 1969 में, ये याद रखना। फिर एक और पॉइंट आपका सीटेट में आया हुआ है कि इंडिया इज ऑपोजिट टू लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्जेंटीना, यानी कि अर्जेंटीना के लॉन्गिट्यूडनल में इंडिया है। सो द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑपोजिट, यानी कि जो इंडिया के जो पीपल है, जो लोग हैं, वो अर्जेंटीना के ऑपोजिट दिखाई देते हैं, अर्जेंटीना के विपरीत है। ठीक है, तो याद रखना कि इंडिया के जो लोग हैं वो अर्जेंटीना के विपरीत होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सुनीता विलियम्स के बारे में याद रखना है कि यहाँ पे स्पेसशिप में जब वो गए तो वहाँ पे बैठ नहीं सकते थे, फ्लोट करते थे वो। और यहाँ पे फेस वॉश करने के लिए उनको बबल को पकड़ना पड़ता था, वेट करना पड़ता था पेपर को, बालों को कॉम्ब नहीं करने की जरूरत होती थी। ठीक है,
ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बाकी यहाँ पे आपको सुनीता विलियम का याद रखना है कि 6 महीने से ज्यादा तक अंतरिक्ष में रही। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल बिरूनी के बारे में। तो अल बिरूनी कौन था? जो 1000 साल पहले यात्री था एक, जो कि भारत आया, और भारत में जब ये आया तो वो बेसिकली उज्बेकिस्तान से आया था, और इसने क्या किया कि भारत की चीजों के बारे में, स्थान के बारे में बहुत बारीकी से देखा, और उसके बारे में इसने एक बुक लिखी। ठीक है, तो उसकी जो बुक थी उसका नाम था किताबुल हिंद। ठीक है, तो ये अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जहां पर जो भारत है उसकी विशेषता के बारे में, चीजों के बारे में, स्थान के बारे में इसने जिक्र किया। और अल बिरूनी कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। तो जगह याद रखना, कहाँ का था अल बिरूनी? उज्बेकिस्तान का था। इसने भारत के बारे में लिखा, बहुत बहुत कुछ लिखा इसने अपनी किताब में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे याद रखना कि अल बिरूनी ने जब जिक्र किया भारत के बारे में, तो वहां के जो पॉन्ड्स हैं, जो तालाब हैं, उनके बारे में लिखा कि किस तरह से लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे शाइनिंग स्टार के बारे में, जिसको गर्ल स्टार कहा जाता है, चमकता सितारा। तो चमकता सितारा जो है एक लड़की का नाम है जिसको सूर्यमणि कहा जाता है। तो सूर्यमणि इज अ शाइनिंग स्टार। ठीक है, नाम क्या है? सूर्यमणि। Shining stars are extraordinary stories of ordinary girls who change their lives by going to school। यानी कि जो शाइनिंग स्टार जो नाम पड़ा, वो क्या है? एक ऐसी कहानियां हैं जो उन लड़कियों की है जिन्होंने स्कूल में जा करके अपनी जिंदगी को बदला। एक ऐसी असाधारण कहानियां जिसको शाइनिंग स्टार्स का नाम दिया गया, जिसमें से सूर्यमणि की कहानी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Children should also learn the understanding of herbs and the art of making bamboo items। उसके अलावा as soon as you learn your school language, also relate your bitter language to it। All of happen to the Torang Center। In Torang, special books of the Crooked Society and other tribals have been maintained। There are many things to sing and play like flutes, different types of drums। Suryamani was 21 when she opened a center with the help of वसवी दीदी एंड मेनी अदर्स। तो सूर्यमणि 21 साल की थी, जिन्होंने वसवी दीदी की मदद से और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था, और उस केंद्र का नाम इन्होंने तोरांग रखा। अब याद रखना कि तोरांग का मतलब क्या है। तो तोरांग कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। ठीक है, कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वल्लम। केरल में पाई जाने वाली छोटी सी नाव होती है। याद रखना पहला पॉइंट, वल्लम कहाँ क्या है? एक ऐसी छोटी सी लकड़ी की नाव है जो केरल में पाई जाती है। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। दूसरा पॉइंट, मलयालम में बहुत जो रिलेशंस हैं, उसको जो माँ है, पिता है, बहन है, उनको क्या क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है, दादी को अमुम्मा, चाचा को चितप्पन, और चाची को कुजम्पा कहा जाता है, और पिता को क्या कहा जाता है? अप्पा कहा जाता है। तो याद रखना मलयालम भाषा में किसको क्या क्या बोला जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा। फिर है केरल में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एक बोट का यूज किया जाता है, जिसको फेरी बोट कहा जाता है। फेरी बोट। ठीक है, तो दो प्रकार के यहाँ पे बोट की बात की गई। एक तो है वल्लम, और दूसरी बोट क्या है यहाँ पे? फेरी। फेरी एंड वल्लम दोनों ही जो बोट है, ये केरल में पाई जाती है। केरला इज ऑल्सो नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस। जो मसाले हैं, मसालों का बगान इसको कहा जाता है केरल को, क्योंकि बहुत सारे मसाले यहाँ पाए जाते हैं। केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? कथकली। तो कथकली केरल में है। केले के फूलों से सब्जी यहाँ बनाई जाती है। तो केले के फूलों से सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरल में। कोकोनट ट्रीज जो है वो केरला में है। और यहाँ पे और याद रखना कि केरल में नारियल के पेड़ ज्यादा है। केरल का निकटतम राज्य तमिलनाडु और कर्नाटका है, और इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, या तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य गुजरात से केरल की यात्रा के बीच स्थित है। कोझिकोड केरल में है, और मल्लपुरम जिला भी केरल में। तो दो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। पहला है कोझिकोड और दूसरा है मल्लपुरम। मल्लपुरम और कोझिकोड दोनों ही केरल में है। फिर है 92 टनल्स और 2000 पुल यहाँ पे पाए जाते हैं गोवा से केरल के रास्ते में। तो अगर हम गोवा से केरल तक जा रहे हैं, तो इसके बीच में जो सुरंगें हैं वो कितनी पड़ेंगी? 92, और 2000 पुल यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है,
अब याद रखना कि तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है, इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और तेलंगाना है, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं मैप में। तो ये आपका केरला से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। केरल में वल्लम फेरी दो वर्ड पाई जाती है, मलयालम भाषा यहाँ बोली जाती है, और कथकली नृत्य है, नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो माँ है, माँ की बड़ी बहन है, उनको वलियम्मा, दादी को अमुम्मा, चाचा को चितप्पन और चाची को कुजम्पा, पिता को अप्पा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। कितनी सुरंगें हैं? 92। तो दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे हमारे आज के लास्ट पॉइंट की तरफ, असम के घरों के बारे में। इसके अलावा जो पॉइंट्स अब रह गए हैं वो पार्ट 3 में आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो असम के बारे में याद रखना कि भारी बारिश के कारण ऊंचाई में इसका घरों का निर्माण किया जाता है, और जो घर होते हैं वो कम से कम 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे इसको यहाँ पे घरों का निर्माण किया जाता है। यानी कि घर जो है वो जमीन से, आप देखोगे पिक्चर में, 10 से 12 फीट ऊपर यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। इन्हें बांस से बनाया जाता है और अंदर लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। असम में बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और बारिश के कारण ही यहाँ पे घरों को ऊंचाई पे बनाया जाता है। बांस को यहाँ पे जो बैम्बू है इसको यहाँ पे टिम्बर ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के जो बांस है इसको हिंदी में इसको है कि गरीबों की इमारती लकड़ी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आप इंग्लिश में इसको याद रखना। और यहाँ पे बैम्बू एंड रोप ब्रिजेस बनाए जाते हैं असम में। बेसिकली यहाँ पे आपका होम हाउस है जो है असम के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है। तो असम में किस तरह के घर पाए जाते हैं जो कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर जमीन से बनाए जाते हैं। बारिश से बचने के लिए इस तरह के घरों का निर्माण किया जाता है, और घर जो है वो बैम्बू से और अंदर वुड से बनाए जाते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमारे अभी पॉइंट्स होते हैं कंप्लीट। अब जो आपका थर्ड पार्ट है वो बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, एंड कल आपको थर्ड पार्ट मिल जाएगा देखने के लिए। तब आपकी जो एनसीईआरटी है पूरी वो कंप्लीट हो जाएगी, एंड इसके जो भी नोट्स हैं ये आपको मैं एज इट इज पूरा टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, एंड आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इफ़ यू आर वॉचिंग मी, और इफ़ यू आर लिसनिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन डू सब्सक्राइब। ठीक है, एंड कोई फीडबैक हो तो वो भी मुझे ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।